जय हिंद। चलिए आज देखते हैं साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अम्ल राज और एक्वारी जैसे क्या समझते हैं। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएंगे? 3:1 में मिलाएंगे, तब जाके एक्वारिजिया बनेगा। और इसमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातुओं को गला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन आगे देख रहे होंगे, ये दोनों जो है वो धातु निष्कर्षण की एक विधि है। अब धातु निष्कर्षण क्या होती है? तो जब अयस्क में से धातुओं को निकाला जाता है, यहाँ देखिए भर्जन किसे कहते हैं। तो जब सल्फाइड अयस्क से धातु को निकाला जाता है, अब कैसे निकालेंगे? तो वायु की उपस्थिति में जब हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी सल्फाइड अयस्क जो है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिसे हम लोग भर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। निस्तापन की प्रक्रिया भी धातु निष्कर्षण की एक विधि है, जिसमें कार्बोनेट अयस्क के साथ जो है वो हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो ये कार्बोनेट अयस्क जो है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ऐसे विधि को हम लोग निस्तापन कहते हैं। यानी भर्जन और निस्तापन दोनों धातु निष्कर्षण की विधियां हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भर्जन में सल्फाइड अयस्क को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदलता है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को हम लोग गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर में तो ऑक्साइड में बदलता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, बट शुद्ध सोने से हम लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आभूषण बनाने के लिए थोड़ा उसमें लचीलापन होना चाहिए, और शुद्ध सोना जो है वो लचीला नहीं होता है। तो इस वजह से शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाने वाले सोने होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। इसमें 2 कैरेट तांबा और चांदी मिलाया जाता है ताकि उनको फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसे कहते हैं। तो अमलगम जो है वो एक तरह का मिश्र धातु होता है। अब स्वाभाविक सी बात है, मिश्र धातु है तो कई धातु इसमें मिले होंगे, लेकिन अमलगम में 2 धातु मिले होते हैं। एक खुद पारा होता है और दूसरा होता है अन्य कोई धातु, लोहा को छोड़कर। तो अमलगम जो है वो पारा और अन्य धातु का मिश्रण होता है, जिसको अमलगम कहते हैं। जिसमें देखिए एक सिल्वर अमलगम होता है, एक सोडियम अमलगम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिल्वर अमलगम का हम लोग उपयोग करते हैं दांत वगैरह जब गड्ढे हो जाते हैं, दांत में कैविटी बन जाती है दांत के अंदर, तो दांत को भरने के लिए सिल्वर अमलगम का उपयोग किया जाता है। और सोडियम अमलगम का उपयोग सोडियम लैंप को डिज़ाइन करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और मिश्र धातु में किसकी चालकता एवं गलनांक अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि जब गलनांक और चालकता की बात करेंगे तो धातु की क्या होती है? अधिक होती है। यानी धातु की चालकता और गलनांक दोनों हाई होता है, जबकि मिश्र धातु की चालकता और गलनांक कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु बताएं, अभी जब 2 धातुओं को मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार की धातु बनती है, जिसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो पहला देखें, पीतल है मिश्र धातु। तो पीतल जो है वो मिलाया जाता है कॉपर और प्लस जिंक। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नए प्रकार के मिश्र धातु बनता है, जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। नेक्स्ट है कांसा। तो कांसा में जब हम लोग कॉपर और टीन यानी Cu+Sn, टीन यानी कॉपर और टीन को मिला देते हैं तो कांसा बनता है। उसी प्रकार है सोल्डर। तो सोल्डर कैसे बनता है? तो जब इसमें लेड यानी Pb और इसमें मिला देते हैं टीन Sn, तो टीन और लेड मिलाने से जो है वो सोल्डर बनता है। तो याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ देता है एग्जाम में, कांसा किसका मिश्रण होता है, सोल्डर किसका मिश्रण होता है, पीतल। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है वो पीतल होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण जो है वो कांसा कहलाता है, और लेड और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पट्टी और वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत कितना है। इसमें मोस्ट लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबको याद रहता है 0.03% कार्बन की मात्रा है, लेकिन ये 0.03% जो है वो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत है, जो 2% होती है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर कार्बन की प्रतिशत 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र लिखें। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र के लिए आपको इसका रासायनिक नाम याद रखना होगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो मतलब क्लोरीन 3 और मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं CH3, और ट्राइक्लोरो है यानी Cl3। CH4 होता है मीथेन ना, तो एक H कम हुआ, एक H के लिए यहाँ पे Cl3 आया। तो ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन और मीथेन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। मिथेनॉल का सूत्र लिखे। तो मिथेनॉल का सूत्र याद रखिएगा C2H5OH होता है, और ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। दोनों जो है वो इथेनॉल का सूत्र होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे H को और C को एक साथ काउंट करके लिख दिया, जबकि यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त यौगिक में कितने आबंध होते हैं। तो संतृप्त यौगिक में एकल आबंध होते हैं। एकल आबंध, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एकल बॉन्ड। ठीक है,
तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। सिंगल संतृप्त यौगिक में कितने आबंध होते हैं, तो इसमें द्वि और तृतीय आबंध, द्वि और तृतीय आबंध यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी असंतृप्त यौगिक में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्केन बोलते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में पाया जाता है, इसका खंडन किसने किया था। तो कार्बनिक यौगिक जो है वो सजीवों में पाया जाता है, इसका खंडन फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। ये एक वैज्ञानिक थे। इससे पहले ऐसा कहा गया था कि जो कार्बन जो होता है वो सजीवों में पाया जाता है, इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेडरिक वोहलर ने जो है वो क्या किया, अमोनियम साइनाइड से यूरिया को बनाया। जो इन्होंने बनाया वो बाय मिस्टेक बन गया था लैब में, और अमोनियम साइनाइड से इन्होंने यूरिया बना दिया। और यूरिया जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल फर्टिलाइज़र के रूप में यानी खाद के रूप में यूज़ करते हैं, तो जो एक कार्बनिक यौगिक है, तो इसका खंडन फ्रेडरिक वोहलर ने किया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो CH4N2O। याद रखिएगा, CH4N2O यूरिया का सूत्र होता है, जिसको सबसे पहले बनाया था फ्रेडरिक वोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्केन का सूत्र क्या होता है। तो अल्केन का सूत्र याद रखिएगा CnH2n+2। यानी अल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसका जो ज्वाला होता है वो स्वच्छ ज्वाला होता है। ये याद रख लिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने इधर लिख दिया है। उसके बाद आता है अल्कीन क्या है और अल्कीन का रासायनिक सूत्र। तो बताएं, अल्कीन और अल्काइन दोनों जो है वो असंतृप्त यौगिक हैं, यानी इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। अल्कीन का सूत्र CnH2n, यानी इसमें जो है कार्बन का जस्ट दुगना हाइड्रोजन होगा, यानी कार्बन से अल्काइन का सूत्र, तो अल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है, यानी इसमें कार्बन के दुगने से दो कम होगा हाइड्रोजन। यानी कार्बन अगर 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 6 में 2 कम है 4, यानी C3 तो H4 होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसका फार्मूला बनाते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसको फार्मूला वगैरह कैसे हम लोग फाउंड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पहले बता चुका हूँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका ज्वाला स्वच्छ होता है, जबकि इसका अल्केन और अल्काइन का जो है ज्वाला रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ज्वाला जो है वो पीली होती है और इसमें धुआं जो है वो काला निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनॉल क्या है। तो मेथेनॉल का सूत्र लिखने बोल रहा है। तो मेथेनॉल जान लीजिए, अभी हम लोग ने इथेनॉल देखा था, CH3CH2OH, ये था एथेनॉल का सूत्र, जो कि पीने योग्य होता है, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन जो मेथेनॉल होता है, इसका सूत्र होता है CH3OH, लेकिन ये बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। कई बार ये होता है कि ये मेथेनॉल जो होता है, जिसके कारण पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये आँखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाता है। क्यों, ये जो मेथेनॉल है वो उपचायन की क्रिया कर लेता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और ये मेथेनॉल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेथेनॉल बना लेता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ हो जाता है, और जिसको सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। तो याद रखिएगा, मेथेनॉल को हम लोग पी नहीं सकते हैं, इसे जहरीला अल्कोहल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसे हम लोग जहरीला अल्कोहल कहेंगे, एथेनॉल या मेथेनॉल। तो एथेनॉल को नहीं, मेथेनॉल को जहरीला अल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल में किस तत्व की अधिकता होती है। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की अधिकता होती है। और इस कठोर जल से जो है कई बार हम लोग कपड़ा धोते हैं तो साबुन वगैरह से फेन या झाग नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धावन सोडे का उपयोग करते हैं, और धावन सोडे का जो है रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। याद रखिएगा, कई बार ये पूछ देता है कि धावन सोडे में कितने जल के अणु होते हैं, तो 10 जल के अणु होते हैं। तो ये जो है वो जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करता है। तो अभी बताएं, जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य जो कारक होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया करके और उसको जो है वो कार्बोनेट का अघुलनशील यौगिक बना देता है,
जिसके कारण अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाता है धावन सोडे से। तो याद, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरोटी या केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ भी एक सोडा का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ जो सोडा उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम होता है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3। इसका उपयोग किया जाता है में जब बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो इसमें जो सूक्ष्मजीव पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है उस पदार्थ में बढ़ जाती है और वो स्पंजी बन जाता है, यानी फूल जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सीख पाएँ, आपको नॉलेज मिला इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।